कांता को जीप में बिठाकर मैं खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मैंने जीप का इंजन स्टार्ट किया। जब मैं वहां से रवाना हुआ तो उन दोनों गुंडों ने यूं हाथ हिलाकर मुझे अलविदा कहा जैसे वो मेरे अजीज हों। किसी आबादी का पता मैंने उनसे जानबूझकर नहीं पूछा था। मुमकिन है कुंवर के खौफ या लालच से उनके दिल में खोट आ जाता और वो हमारे मुतल्लिक बता देते। फिर मुझे ख्याल आया कि वो भला कुंवर को इतनी जल्दी कैसे इत्तला कर सकते हैं। इस वीराने में उनके पास फोन की सहूलत तो मौजूद नहीं थी। मुझे तो अभी तक ये भी इल्म नहीं था कि कुंवर की जागीर कहाँ है और यहाँ से कितनी दूर है। मैंने कांता से पूछा, तुम्हारे चाचा जी कहाँ रहते हैं? वो चहक कर बोली, ये पूछने का ख्याल तुम्हें बहुत देर से आया। खतरा टलते ही वो हशाश बशाश और पहले की तरह तरोताजा दिखाई दे रही थी। उसकी आवाज की चहकार और लहजे के इत्मीनान से वो मुझे तसव्वुर की आंखों से तरोताजा और खूबसूरत ही लगी। बोली, हमारी जागीर तो राजपुर के नजदीक है, मगर चाचा जी दिल्ली में रहते हैं। आजकल उन पर सियासत का भूत सवार है और वो आइंदा होने वाले चुनाव में कांग्रेस का टिकट लेने के फिक्र में है। मैंने कहा, इसका मतलब है कि फौरी तौर पर हमें दिल्ली की तरफ जाने में खतरा है। कांता ने हंसकर कहा, खतरा तो कहीं भी हो सकता है। इलाहाबाद, कानपुर, मुरादाबाद और आगरा में हमारी मिलें हैं। उन मिलों में काम करने वाला हर शख्स मुझे पहचानता है। उनमें से कोई भी चाचा जी को इत्तला दे सकता है। मुझे अचानक गुस्सा आ गया। मैंने कहा, वो तुम्हारी जान का दुश्मन है और तुम अब भी उसे चाचा कह रही हो। नाम क्या है उस हरामजादे का? कांता चहक कर बोली, अरे अरे सामने देखो वरना गाड़ी किसी दरख्त से टकरा दोगे। उसका नाम कुणाल कपूर है और वो के नाम से मशहूर है। उसके कारिंदे और मुलाजिम उसे कुंवर साहब या के साहब कहते हैं। मैंने कहा, अच्छा अब ये तो बताओ कि हम जा कहाँ रहे हैं? तुम्हें मालूम है कि ये रास्ता कहाँ जाता है? वो बोली, भाई ये रास्ता है तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। मैंने कहा, बाज रास्ते बंद गलियों पर भी खत्म होते हैं। वो बोली, गली की वो दीवार तुमसे ज्यादा मजबूत तो नहीं होगी। मैंने कहा, क्यों? मेरा बाप बुलडोजर था या मैं स्क्रैपर हूँ? उसका लहजा एकदम बदल गया। बोली, तुम क्या हो ये तो कोई मुझसे पूछे। तुम्हें तो उसका 1% भी अंदाजा नहीं है। मैंने सख्त लहजे में कहा, मैं ड्राइव कर रहा हूँ कांता। वो जज्बात से लबरेज आवाज में बोली, तुम करते रहो ड्राइविंग। उसने अपना सर मेरे शाने से टिका दिया। लम्हे भर को मेरा हाथ स्टीयरिंग पर कांपा और गाड़ी पगडंडी के किनारे लगे हुए एक दरख्त से टकराते टकराते बची। मैंने दिल पर जबर करके उसे झिड़क दिया। कहा, सीधी बैठो कांता। वो तिलमिलाकर बोली, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैंने हंसकर कहा, अरे मैं क्या समझूंगा? तुम शायद भूल गई हो कि मेरा वो शाना बुरी तरह जख्मी है। कांता ने घबरा कर कहा, ओ हाँ सॉरी, मैं तो भूल गई थी, मुझे माफ कर दो। मैंने बेनियाजी से जवाब दिया, जाओ माफ किया। वो बोली, जरा टॉर्च मुझे दो, मैं तुम्हारे जख्म पर पट्टी बांध दूं। मैंने कहा, पट्टी की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल में खून बहना बंद हो गया है और पट्टी ऐसे बंधेगी भी नहीं। मुझे अपनी शर्ट उतारनी पड़ेगी, अभी हमारे पास वक्त नहीं है। किसी महफूज मकाम पर रुक कर मैं पट्टी बंधवा लूंगा। वो खिजालत आमेज लहजे में बोली, तुम्हें ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई? मैंने कहा, हुई थी, जब ही तो मैंने तुम्हें इतनी बुरी तरह झिड़क दिया। मेरी बात का बुरा मत मानना। बोली, जिस दिन तुम्हारी बात का बुरा माना उस दिन तो मर जाऊंगी। फिर वो चौंक कर बोली, मगर इस वक्त हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, इलाहाबाद, वहां मुझे बहुत जरूरी काम है। वो चौंकी, बोली, इलाहाबाद? वहां तो बहुत से लोग मुझे पहचानते हैं। मैंने कहा, मुझसे ज्यादा नहीं पहचानते होंगे। इलाहाबाद की पुलिस कुत्तों की तरह मुझे तलाश कर रही होगी। कांता ने तशवीश से कहा, उसके बावजूद तुम वहां जा रहे हो? मैंने कहा, मैं एक काम से यहाँ आया हूँ कांता, और वो काम मुझे हर हाल में करना है। पुलिस तो रही एक तरफ, यहाँ के तो कुछ बदमाश भी मेरे दुश्मन हो रहे हैं। उन्हीं बदमाशों ने तो मुझे और मेरी साथी को अस्पताल से अगवा किया था। उनसे जान छुड़ाई तो मंगल मिल गया। फिर मैं चौंक कर बोला, तुम तो जानती होगी अभी मेले में कितनी देर है या वक्त गुजर चुका है? उसने कुछ सोचते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि अभी मेले में कुछ दिन बाकी हैं। तुम हमारे पास कब आए थे? मैंने कहा, आज 18वां दिन है। मैंने एक एक दिन का हिसाब रखा है। कांता ने पूछा, आज तारीख क्या है? मैंने दिल ही दिल में जल्दी से हिसाब किया। कहा, आज मेरे ख्याल में दिसंबर की 12-13 तारीख है। कांता बोली, फिर तो पहली में बहुत दिन है। बाबा ने बताया था कि मेला दिसंबर की 31 तारीख को शुरू होगा। मुझे भी याद आ गया कि मेला शुरू होने की यही तारीख है। मैं शायद पहले भी आपको बता चुका हूँ कि भारत में इलाहाबाद के मकाम पर हर 12 साल बाद उस जगह एक मेला लगता है जहाँ भारत के 3 दरिया गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम है। ये कुंभ का मेला कहलाता है और पूरे 9 दिन जारी रहता है। इसमें न सिर्फ हिंदुस्तान के गोशे गोशे से बल्कि श्रीलंका, नेपाल, भूटान और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से लोग शरीक होते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक वहाँ कम से कम 10 लाख साधुओं, जोगियों और पंडितों का इज्तिमा होता है। ये तादाद 12 साल पहले की थी। मेरा ख्याल था कि इस मर्तबा ये दुगनी से भी ज्यादा होगी और मुझे करोड़ों इंसानों के इस जम्मे गफीर में विनोद पांडे को ढूंढना था।
मैंने कांता से पूछा, तुमने कभी कुंभ का मेला देखा है? बोली, नहीं, मगर बाबा उसके बारे में अक्सर बातें करते थे। वो उस मेले में कई दफा जा चुके थे। मैं जिद कर रही थी कि बाबा मुझे इस बार जरूर मेले में ले चलो, मगर वो राजी नहीं हो रहे थे। कहते थे कि तेरी तो अभी उम्र पड़ी है, अगली मर्तबा देख लेना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी ये खुशी इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। मैंने सख्त लहजे में कहा, नहीं कांता, मैं वहां मेला देखने या तफरी करने नहीं जा रहा, मैं एक बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ। वो मुंह फुलाकर बोली, तो तुम काम करते रहना, मैं क्या तुम्हें काम करने से रोकूंगी? मैं झुंझला गया, कहा, तुम नहीं समझती, वहां मेरी जान भी जा सकती है। मैं वहां अपना काम करूंगा या तुम्हारी हिफाजत करूंगा। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर चुटकी बजाकर बोली, आइडिया, जबरदस्त आइडिया है कामरान। उसने जोश में आकर मेरा जख्मी शाना झंझोड़ दिया। इस मर्तबा वाकई मुझे खासी तकलीफ हुई। मैंने कहा, अगर तुम्हारा आइडिया मेरा एक हाथ जिस्म से अलहदा करने का है तो मुझे माफ कर दो। वो एकदम शर्मिंदा हो गई, बोली, सॉरी कामरान, मैं फिर भूल गई थी। मैंने कहा, खैर, तुम जख्म को छोड़ो, आइडिया बताओ। मैं भी तो देखूं कि बाबा की मोहब्बत में रहकर तुमने कुछ सीखा भी है या अभी तक घटिया और कुन जहन सरमायादार हो। कांता ने मेरी बात का जरा भी बुरा नहीं माना। वो अपना आइडिया सुनाने को बेचैन थी। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद वो बोली, वहां इस बरस लाखों करोड़ों आदमी होंगे, तुम भी तो किसी साधु का बहरूप भर सकते हो। बाल तुम्हारे वैसे ही लंबे हैं, बस सर पर उस तरह फिरवा दो और साधुओं की तरह सर पर एक चोटी रहने दो। दाढ़ी मूछें साफ कर दो तो चेहरा बिल्कुल भी नहीं पहचाना जाएगा। ज्यादा खतरा हो तो चेहरे पर भभूत मल लेना। कहो, कैसा आइडिया है? मैंने कहा, आइडिया तो बहुत अच्छा है, मगर तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो? तुम तो इस आइडिया में कहीं भी नहीं हो। बोली, तुम्हें शायद पता नहीं है कि बेशुमार साधु और पंडित अपने साथ दासियां भी लाते हैं। मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी, मैं भी अपना हुलिया बदल लूंगी, बालों का स्टाइल बदल दूंगी, इन्हें हाइड्रोजन परऑक्साइड से गोल्डन कर लूंगी, कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करूंगी, उससे मेरी आंखों का रंग भी बदल जाएगा। उसकी बात में वजन था। मैं चंद लम्हे उस पर गौर करता रहा। मसला ये था कि गंजा होकर मैं शक्ल से बेशक्ल हो जाता। खैर, ये इतना बड़ा मसला भी नहीं था। विनोद पांडे को पकड़ने के लिए मैं अपने खूबसूरत बालों की कुर्बानी दे सकता था। सर पे उस तरह फिरवा कर अगर मैं साधुओं वाला मखसूस गेरुआ लिबास पहन लेता, गले में मनकों की माला डाल लेता और हाथ में बड़ा सा एक चिमटा पकड़ लेता, तो मेरे साथी तक मुझे न पहचान सकते। मुझे यकीन था कि विनोद पांडे उस मेले में जरूर आएगा। अपनी अपनी अकीदत की बात होती है। मेरी इत्तला के मुताबिक होश संभालने के बाद उसने कुंभ का कोई भी मेला मिस नहीं किया था। मेरे पास 9 दिन थे। मेले में 9 दिन तक अच्छी तरह घूम फिर कर मैं उसे तलाश कर सकता था। मैंने सुना था कि वहाँ मुख्तलिफ फनून के साधु इकट्ठे होते हैं। कोई हब से दम का माहिर होता है, कोई 9 दिन तक एक ही टांग पर खड़ा रहता है, कोई नोकीले कीलों पर बैठा रहता है। मेरे पास ऐसा क्या हुनर था? खैर, देखा जाएगा। मैंने दिल ही दिल में सोचा, जरूरी तो नहीं है कि वहां शरीक होने वाला हर साधु इस किस्म के कामों का माहिर हो। अब सबसे पहले तो मुझे अपना और कांता का हुलिया बदलना था। उससे भी पहले हमें किसी आबादी तक पहुंचना था, क्योंकि वहीं से हमें इलाहाबाद जाने वाले रास्ते का इल्म हो सकता था। कांता शायद खामोशी से उकता कर सो गई थी, या मुमकिन है यूं ही आंखें मूंदे बैठी हो। मैंने उसे छेड़ना मुनासिब न समझा। उसकी जबान एक मर्तबा चल पड़ती तो फिर मैं भी कुछ सोचने के काबिल न रहता। जहां उस बूढ़े ने मुझे बेपनाह फायदा पहुंचाया था, वहीं उससे मुझे एक नुकसान भी पहुंचा था। अब तक तो मेरी कुव्वत इरादी मेरे काबू में थी, मगर मुझे खौफ महसूस हो रहा था कि कहीं वो मेरी कमजोरी न बन जाए। मैंने दिल ही दिल में अज़्म किया कि ये भी मेरे लिए एक चैलेंज था, और मैं तो अब तक चैलेंज ही कबूल करता आया था। हमें चलते हुए तकरीबन 2 घंटे से जायद हो चुके थे। जीप का फ्यूल गेज भी नाकारा था, इसलिए मुझे इल्म नहीं था कि उसमें कितना पेट्रोल है। ये इत्मीनान अलबत्ता था कि मेरे पास अभी पेट्रोल से भरा हुआ एक जेरी कैन रिजर्व में मौजूद था। अचानक कुछ फासले पर मुझे रोशनियां सी टिमटिमाती दिखाई दी। इसका मतलब था कि हम किसी आबादी के नजदीक पहुंच गए हैं। मैंने जीप की रफ्तार बढ़ाते हुए कांता को आवाज दी। उसने सर घुमाकर मुझे देखा। मैंने उसे बताया कि हम किसी आबादी के नजदीक पहुंच गए हैं। मैं गाड़ी वालों से यही कहूंगा कि हम लोग शिकार के लिए निकले थे, मगर अपने दोस्तों से बिछड़ गए और भटक कर इस तरफ आ निकले। फिर अचानक वो रोशनियां नजदीक आ गईं। वो बैलगाड़ियों की एक कतार थी। जीप देखकर सबसे अगली बैलगाड़ी वाला सरासीमा हो गया। वो लोग भी पगडंडी पर ही चल रहे थे, और वो पगडंडी इतनी कुशादा नहीं थी कि जीप और बैलगाड़ियां बैक वक्त वहां से गुजर सकती। बैलगाड़ी के ऐन सामने मैंने जीप रोक दी। बैलगाड़ियों की कतार पहले ही रुक चुकी थी। बैलगाड़ी वाले ने जीप के हेडलैंप्स की चकाचौंध से बचने के लिए आंखों पर हाथ का छज्जा सा बना लिया और चुंधियाई हुई आंखों से मुझे देखने की कोशिश करने लगा। मैंने गाड़ी के हेडलैंप्स के साथ ही जीप का इंजन भी बंद कर दिया और नीचे उतर आया। मैंने तहक्कुमाना लहजे में कहा, ए गाड़ी वाले, ये रास्ता। उसने मेरा जुमला काट दिया, बोला, अभी रास्ता देते हैं सरकार।
मैं उससे पूछना चाह रहा था कि ये रास्ता कहाँ जाता है। उसने खुशामदाना लहजे में कहा, गलती हो गई सरकार। अगर हमें पहले खबर होती कि सरकार की सवारी आ रही है तो हम पीछे रंगपुर के पास रुक जाते। वहां इतना रास्ता है कि सरकार की गाड़ी आराम से गुजर सकती थी। उसके लहजे में घबराहट और खौफ की आमेजिश थी। मुझे हैरत हुई कि आखिर वो इतना खौफजदा क्यों है। मैंने अपना तजस्सुस दूर करने के लिए उससे पूछ ही लिया, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? वो बोला, सरकार शायद इस इलाके में नए आए हैं। इससे पहले जंगलात के जो अफसर थे उन्होंने इसी बात पर हम गाड़ी वालों को 3 दिन तक हवालात में बंद करवा दिया था। उन्होंने हम पे लकड़ी की चोरी का इल्जाम लगाया, फिर बड़ी मुश्किल से पैसे देकर हमारी जान छूटी। मैंने हंसकर कहा, मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं जंगलात का अफसर नहीं हूं, होता भी तो ना करता। आखिर ऐसा जुल्म करने की क्या जरूरत है? मैं तो शिकार के लिए निकला था, रास्ता भटक कर इधर आ गया। अब तुम ये बताओ कि बड़ी सड़क यहाँ से कितनी दूर है? वो जल्दी से बोला, बड़ी सड़क तो यहाँ से बहुत दूर है सरकार, 70-75 मील तो होगी। आप मुझे थके हुए लग रहे हैं और शायद जख्मी भी हैं। उसने गाड़ी पर लटकी हुई लालटेन की मध्यम रोशनी में मेरे बाएं कंधे को गौर से देखते हुए कहा, हमारा गांव यहाँ से बहुत दूर है, वरना मैं आपको साथ ले चलता। मैंने कहा, बहुत मेहरबानी, मुझे तुम सिर्फ रास्ता बता दो कि बड़ी सड़क तक हम किस तरह पहुंच सकते हैं। वो बोला, इस पगडंडी पर आप सीधे चलते जाएं तो एक गांव आएगा रंगपुर, उसके साथ ही जंगलात के अफसरों का डाक बंगला है। डाक बंगले से ये पगडंडी चौड़ी हो गई है। आप डाक बंगले से गुजर कर उल्टे हाथ की तरफ मुड़ जाएं तो सीधे बड़ी सड़क तक पहुंच जाएंगे। मैंने कहा, बहुत मेहरबानी भाई। फिर आसपास का जायजा लिया कि कहीं कोई ऐसी जगह नजर आए जहां जीप ठहराकर मैं इन लोगों को जाने का रास्ता दे दूं। वो तकरीबन 10-11 बैलगाड़ियां थीं और सब गाड़ीबान आहिस्ता आहिस्ता वहीं आकर खड़े हो गए थे और बहुत गौर से हमारी बातें सुन रहे थे। मुझे चंद गज पीछे एक ऐसी जगह नजर आई जहां मैं रिवर्स करके जीप खड़ी कर सकता था। इस तरह उन लोगों के लिए रास्ता बन जाता। मैंने स्टीयरिंग पर बैठकर दोबारा इंजन स्टार्ट किया और जीप को रिवर्स में उस जगह तक ले गया। फिर मैंने किसी न किसी तरह उस तंग जगह में जीप घुसा ही दी और बुलंद आवाज में गाड़ी वालों को मुखातिब किया, अब तुम लोग निकल जाओ, मेरे ख्याल में इतना रास्ता बन गया है कि तुम्हारी गाड़ियां गुजर सकें। एक बूढ़ा गाड़ीबान बोला, आप बहुत महान हैं महाराज, हम अब बड़े आराम से गुजर जाएंगे। फिर तकरीबन 10 मिनट में तमाम बैलगाड़ियां वहां से गुजर गईं। रास्ता साफ होते ही मैंने जीप को फिर खासी रफ्तार से दौड़ाना शुरू कर दिया। कांता बोली, कामरान तुम आखिर ये सब कुछ छोड़ क्यों नहीं देते? मैंने उसकी तरफ देखे बगैर पूछा, क्या ये जीप, असलहा, बाबा की दवाओं का बक्स या फिर तुम्हें? तुम क्या छोड़ने की बात कर रही हो? वो मुंह बनाकर बोली, तुम तो संजीदा गुफ्तगू को भी मजाक में लेते हो। मैं तुम्हारी इन सरगर्मियों और खतरनाक कामों को छोड़ने की बात कर रही हूँ। मैंने संजीदगी से कहा, मैं तो ये सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ कांता, मगर ये काम मुझे नहीं छोड़ते। कांता ने बहुत भोलेपन से पूछा, तुम इस भाग दौड़ और कत्ल गारत गरी से उकताते नहीं हो? मैंने कहा, तुम उकताने की बात कर रही हो, मैं तो इस पूरे सेटअप से बेजार हूँ। मुझे आज मौका मिले तो मैं अभी और इसी वक्त सब कुछ छोड़ दूं। मैं बहुत थक गया हूँ कांता, मगर जानता हूँ कि जिस दिन मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया उस दिन मैं जिंदा नहीं रहूंगा। जो जंग मैंने शुरू की है उसका बहरहाल एक मंतकी अंजाम तो होगा ना। अब या तो मैं अपने तमाम दुश्मनों को ठिकाने लगा दूं या फिर उनके हाथों मारा जाऊं। दरमियान का तो कोई रास्ता भी नहीं है मेरे पास। कांता ने पुरअज़्म लहजे में कहा, फिर मेरा फैसला भी सुन लो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे दुश्मनों से शाना बशाना लड़ूंगी। मैं मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, या अल्लाह, ऐ की पसूड़ी पै गई है। कांता ने हैरत से कहा, क्या हुआ, क्या कह रहे हो तुम? मैंने कहा, मैं ये कह रहा हूं कि तुम भला क्या कर सकोगी। बोली, मुझे इतना नाजुक मत समझना, मैंने भी कई बरस बाबा के साथ गुजारे हैं। तुम क्या समझते हो उन्होंने मुझे कुछ नहीं सिखाया होगा? मैं खाली हाथ भी कम से कम 4 मर्दों का मुकाबला कर सकती हूँ। मैंने तवील सांस लेकर कहा, मेरे हाल ते रहम करी रब्बा, एक ते ग्लोरिया सी हुण ए दूजी पैदा हो गई जे। कांता बोली, ये तुम किस जबान में बातें कर रहे हो? मैंने कहा, ये मेरी मादरी जबान है। उसने अचानक पूछा, ये ग्लोरिया कौन है? पूरे जुमले में शायद यही नाम उसकी समझ में आया था। मैंने मुख्तसर कहा, ये मेरी वही साथी है जो मुझसे बिछड़ गई थी। तकरीबन 12 किलोमीटर चलने के बाद मुझे कदीम तर्ज का एक रेस्ट हाउस नजर आया। मैंने अचानक फैसला कर लिया कि मैं फौरी तौर पर इसी रेस्ट हाउस में ठहर जाता हूँ। अपने जख्म की भी सफाई कर लूंगा और हम लोग अपने हुलिये भी दुरुस्त कर लेंगे। ज्यादा इम्कान यही था कि रेस्ट हाउस में इस वक्त कोई भी अफसर मुकीम नहीं होगा। महकमा जंगलात के अफसरान तो कभी कभार ही दौरों पर निकलते हैं। मैंने कांता को अपने इरादे से आगाह किया तो उसने भी मेरी तायद की। वो खुद भी बहुत थकी थकी और मुजमहिल दिखाई दे रही थी। मैंने हंसकर कहा, तुम पहले अपने ये शाहाना जूते तो उतार लो। उसने चौंक कर अपने पैरों की तरफ देखा, फिर बेसाख्ता हंसने लगी। काफी अरसे के बाद वो यूं खिलखिलाकर हंसी थी। वो जूते उतारते हुए चौंक कर बोली, क्या रेस्ट हाउस में नंगे पैर जाऊंगी? मैंने कहा, उसकी तुम फिक्र मत करो,
सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। ये जूते पहनकर गई तो चौकीदार तुम्हारे साथ साथ मुझे भी अंदर नहीं घुसने देगा। बोली मुझे क्या है, तुम जानो। ये कहकर वो सीधी होकर बैठ गई और अपने पैरों के पंजे मसलने लगी। कांता जैसी नाजुक लड़की के लिए वो भारी भरकम जूते किसी सजा से कम नहीं थे। रेस्ट हाउस का मेन गेट लकड़ी का था। लगता था उस पर अंग्रेजों ही के वक्त में रंगो रोगन हुआ होगा। मैंने गेट पर पहुंचकर हॉर्न बजाया। कई दफा हॉर्न बजाने के बाद गेट खुल गया और अंदर से चौकीदार नमूदार हुआ। उसकी आंखों में नींद का खुमार था। जीप देखते ही उसने गेट फौरन पूरा खोल दिया। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि रेस्ट हाउस के पोर्च में एक जीप पहले से मौजूद थी। मैं जीप को अंदर लेता चला गया। गेट बंद करके चौकीदार भी फुर्ती से जीप तक पहुंच गया और उसने हाथ उठाकर बहुत मुअद्दब अंदाज में मुझे सलाम किया। मैंने जीप में बैठे हुए पूछा, क्या यहाँ कोई ठहरा हुआ है? चौकीदार ने अदब से कहा, जी सरकार, रमेश कुमार साहब और उनके 2 दोस्त ठहरे हुए हैं। वो मुझे भी महकमा जंगलात का कोई अफसर समझ रहा था। मैंने सवालिया अंदाज में पूछा, रमेश कुमार? चौकीदार ने कहा, आप उन्हें नहीं जानते? वो जंगलात के अफसर हैं। मैंने मायूसी से कहा, फिर तो यहाँ कोई कमरा खाली नहीं होगा। चौकीदार बोला, क्या आप जंगलात में मुलाजिम नहीं हैं? मैंने कहा, नहीं, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। अपने दोस्तों के साथ शिकार पर निकला था मगर उनसे बिछड़ गया। मैं जख्मी भी हूँ। खैर कोई बात नहीं, हम गाड़ी में कहीं ठहर जाएंगे। अंदर से किसी ने तहक्कुमाना लहजे में पूछा, चौकीदार कौन है? वो भी शायद जीप की आवाज से बेदार हुआ था। फिर वो बरामदे से उतरकर हमारे पास आ गया। उसके जिस्म पर स्लीपिंग सूट और नाइट गाउन था। चौकीदार जल्दी से बोला, ये इनकम टैक्स अफसर हैं सरकार। शिकार पर निकले थे मगर जख्मी होकर अपने दोस्तों से बिछड़ गए। यहाँ ठहरना चाह रहे थे मगर मैंने बता दिया कि यहाँ तो रमेश कुमार साहब और उनके दोस्त ठहरे हुए हैं। उसने अंग्रेजी में कहा, सो व्हाट? उसकी नजरें कांता पर जमी हुई थीं। मुझे तो बस उसने सरसरी तौर पर देखा था। फिर वो मेरे नजदीक आ गया और मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए बोला, फॉरेस्ट ऑफिसर रमेश कुमार। मैंने भी अपना हाथ बढ़ाकर उससे मुसाफा किया। कहा, चीफ ITO देव कुमार। आप मुझे DK कह सकते हैं क्योंकि मेरे दोस्त मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। उसने मुस्कुराकर कहा, ग्लैड टू सी यू। नमस्ते मिसेज DK। उसने दोनों हाथ जोड़कर कांता से कहा। कांता मुस्कुराकर बोली, नमस्ते। वो बोला, कमरे का कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस्टर DK। मैं एक कमरा आपके लिए खाली कराए देता हूँ। आप जख्मी हैं, आपको आराम की जरूरत है। फिर वो चौकीदार से मुखातिब हुआ। बोला, प्रकाश साहब का सामान मेरे कमरे में शिफ्ट कर दो और वो कमरा इन्हें दे दो। मैंने कहा, थैंक यू वेरी मच मिस्टर रमेश। ये कहकर मैं जीप से उतर आया। मेरी शर्ट पर जमे हुए खून को देखकर वो चौंक उठा। बोला, आप तो अच्छे खासे जख्मी हैं। मैंने कहा, बस किस्मत ही अच्छी थी कि हम बच गए। हम पे डाकुओं ने हमला कर दिया था। मेरी मिसेस को तो चप्पल पहनने का मौका भी नहीं मिला। मैंने फौरी तौर पर एक बहाना घड़ लिया। वैसे वो आदमी मुझे पहली नजर में अच्छा नहीं लगा था। यूं देखने में वो खासा स्मार्ट और वजीह था मगर चेहरे पर अजीब सी नहूसत थी। खास तौर पर उसकी आंखों में हरीसाना चमक थी।